जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत विषय है भाषा व भाषा शिक्षण स्तर 2 अर्थात हिंदी। तो हम आज अध्याय 5 को जानेंगे, क्या क्या हो बच्चों की किताब में, है ना। इन्हीं के बारे में जानेंगे कि बच्चों की किताब में क्या क्या हो और क्या क्या होने चाहिए, उन्हीं को जानेंगे। सबसे पहला है बच्चों की छवि। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि बच्चों की हमारे मन में क्या छवि है। इस छवि को मौजूदा बाल पुस्तकों में किस तरह से चित्रित किया गया है, इसके अंतर्गत यह ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि बाल साहित्य में बच्चे की स्वतंत्र छवि का होना जरूरी है। अर्थात बाल साहित्य के अंतर्गत बच्चों के लिए यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए स्वतंत्र छवि का होना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें उसकी अपनी बात, अपनी सोच, अपनी कल्पनाशीलता व तर्कशीलता दिखाई दे। इसमें बच्चों की स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, अपना तर्क रखने की क्षमता आदि आंतरिक मूल्य दिखाई पड़ने चाहिए। इसका उदाहरण प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में दिखाई देता है। तो इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र छवि का होना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें वह स्वतंत्र रूप से कल्पना कर सके, स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सके, स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रख सके, है ना। तो इस प्रकार की गतिविधियों बच्चों के अंदर होनी चाहिए। इसका एक अच्छा उदाहरण प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में दिखाई देता है। ईदगाह कहानी के अंतर्गत जो एक छोटा बालक होता है, उनके अंदर अनेक प्रकार की आकांक्षाएं हैं, लेकिन गरीबी के कारण वो अपनी आकांक्षाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके बावजूद भी वह अपनी दादी से मेले घूमने के लिए कुछ पैसे मांगता है। पैसे मांगने की जिद करता है, तो उनकी दादी बहुत ही गरीब होती है, इसलिए उनको दे दे करके कुछ पैसे दे देती है। देने के बाद वह मेले चला जाता है उनके साथियों के साथ। जब मेले जाता है तो उनके साथी अनेक प्रकार के खिलौने, अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखता है, मजे लेता है। लेकिन ये जैसे ही घर आता है, अपने दादी के हाथों में थमाता है चिमटा, तो उनकी दादी बहुत ही उनसे प्रभावित होती है कि अरे तू मेले गया था, तो मेले से कुछ सामान ले आता, अपने खाने की वस्तुएं ले आता, लेकिन तू मेरे लिए चिमटा लाई हो। तो वह कहता है कि दादी तुम बहुत मेहनत करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह लाया हूँ। इस प्रकार से वह कहने लगा। इस प्रकार बच्चों की छवि कहानी में दिखाई देता है, और प्रत्येक कविता या कहानी हो, उसमें बच्चों की एक छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई भी पुस्तक हो, कहानी हो, उसमें क्या हो, बच्चों की छवि हो। हमने पढ़ा ना, क्या क्या हो बच्चों की किताब में, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो बच्चों की एक अपनी छवि हो, जिसमें वह अपन तर्कशील कर सके, चिंतन कर सके, सृजनशील कर सके, निर्माण कर सके, अपनी सोच को कल्पनाओं के माध्यम से नया सोच प्रदान कर सके। इस प्रकार बच्चों की एक छवि होनी चाहिए। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है चित्रों का महत्व, है। बच्चों की किताब में देखते हैं चित्रों का महत्व। आप सभी जानते हैं कि बच्चों को चित्र बहुत पसंद आता है। अगर बच्चों की किताब में चित्र हो, है ना, तो चित्र से ही हम बहुत सारे बातें उभर करके आती है। चित्र से हम बहुत सारे बातें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आइए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। इस चित्र में बहुत सारी बातें उभर करके आती हैं। जैसे कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि इस चित्र में किस प्रकार हमारे देश के जवान
हमारे देश के जवान यहाँ पर परेड कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे चित्रों को देखकर बालक क्या करते हैं, उनसे एक प्रकार से नए नए शब्द को बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि बच्चों को या बच्चों की किताब में चित्र होने चाहिए और वह चित्र बच्चों के काम के लिए हो, अर्थात उन चित्रों को अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ महत्व हो। इसलिए बच्चों की किताब में चित्रों का महत्व हो। अब आइए तीसरा, तयशुदा चित्र। अब इसमें कहा गया है तयशुदा चित्र, बच्चों की स्तर के अनुसार चित्रों का चयन करना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे चित्र होते हैं, पुराने चित्र होते हैं जो बच्चों को पसंद ही नहीं आते। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बच्चों की जो किताब है उसमें ऐसे तयशुदा चित्र हो जिनसे वह बातें कर सके, अपनी बात को रख सके, है ना। ऐसे चित्रों का उसमें अधिक से अधिक उपयोग हो और चित्र एक निश्चित क्रम से होते हुए अंतिम पड़ाव तक पहुंचे, इस प्रकार तयशुदा चित्र होने चाहिए। आइए नेक्स्ट, है और चौथा है भाषा। भाषा के अंतर्गत जो बच्चों की किताब में जो भाषा हो वह सरल हो। क्या हो? सरल हो। अगर सरल उनकी भाषा शैली है तो उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए जो बच्चों की किताब की जो भाषा है वह एकदम सरल होनी चाहिए और जो सरल भाषा होती है उनको समझने में आसानी होती है। साथ साथ वह अपने मित्रों को भी वह भाषा आसानी से बताया जा सकता है, उनको पढ़ाया जा सकता है। इसलिए जो बच्चों की किताब की जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्य। ठीक है, अब बच्चों की किताब में बहुत सारी विधाएं हैं, है ना। गद्य की विधाएं, पद्य की विधाएं हैं। उन गद्य की विधाओं और पद्य की विधाओं को पढ़कर हमारे अंदर कौन कौन से मूल्यों का विकास हो रहा है, जैसे नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, इन कौन चारित्रिक मूल्य, इन कौन कौन से मूल्यों का विकास हो रहा है ना। पुस्तक में बहुत सारे ऐसे कहानी कविताएं होती है जिससे बालक के अंदर मूल्यों का विकास होता है और मूल्य ही बालक को एक सामाजिक और राष्ट्र की ओर ले जाता है, अर्थात अच्छे कर्मों की ओर ले जाता है। इसमें बालक के अंदर जो पुस्तकें हों उनमें मूल्यों का स्थान बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। उदाहरण के लिए आदर्शों, बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनियों को उसमें डाला जाए, ठीक है, ताकि उनकी आदर्शों को ग्रहण कर सके। इनके साथ साथ ऐसी कहानियों का समावेश हो जैसे कि गरीब बच्चे, दलित बच्चे, झोपड़ी वालों के बच्चों के जीवन से संबंधित कहानियों को डाला जाए ताकि उनकी मूल्य को समझें कि किस प्रकार एक बच्चे का भी मूल्य कैसा है, उनको जाने कि भारत किस प्रकार विशाल देश होने के बावजूद भी हमारे देश की जो समस्याएं हैं वह कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ते ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमें यह समझना होगा कि जो कमजोर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी मूल्य के विकास की बात करें। तो इसलिए हम मूल्य के अंतर्गत ऐसे टॉपिक को उसकी पुस्तक में स्थान दिया जाए जिनके माध्यम से वह उन मूल्य और आदर्शों को ग्रहण कर सके और एक प्रकार से नैतिक और अनैतिक की बात कर सके, है ना। हमने इसके पहले बीएड फाइनल ईयर के वीडियो में हमने एक बनाया था नैतिक शिक्षा, कि बच्चों को किस प्रकार नैतिक शिक्षा दी जाए कि वह उचित और अनुचित पे भेद कर सके। ठीक उसी प्रकार इस मूल्य के अंतर्गत हमारे अंदर बहुत सारे मूल्य हैं। अगर मूल्य को सही ढंग से विकास कर लें, मूल्य को समझ लें कि हमें कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य उचित है, कौन सा कार्य अनुचित है, हम उसमें भेद कर सकते हैं और हम सही दिशा में ले जा सकते हैं और राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। इसलिए छात्रों की जो किताब है
या बच्चों की किताब है उनमें मूल्यों का अधिक से अधिक समावेश हो। कोई भी कहानी कविता पढ़े तो अधिक से अधिक मूल्य से संबंधित हो। ठीक है, यह हो गया आपका क्या क्या हो बच्चों की किताब में। तो ये है बच्चों की किताब में। आइए नेक्स्ट, आइए चलते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 के अंतर्गत संकलित बाल साहित्य एवं गतिविधियां। तो संकलित का अर्थ समझते हैं। संकलित अर्थात इकट्ठा। बाल साहित्य माने बच्चों का साहित्य, चाहे वो कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास कुछ भी हो, है ना, बच्चों के साहित्य। एवं गतिविधियां अर्थात कुछ मनोरंजक खेल जो बच्चों को बहुत ही आनंदित करता हो। तो यह हो गया आपका गतिविधियां। तो इस प्रकार हम बच्चों के लिए जो बाल साहित्य इकट्ठा कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी गतिविधियों का समावेश हो जो बच्चों को बहुत ही प्रिय लगे। तो आइए हम चलते हैं उन्हीं की ओर। तो सबसे पहले हम उद्देश्य को समझ लेते हैं। आसपास उपलब्ध कहानी, कविता, लोकगीत, लोक कथा, पहेली इत्यादि का संकलन कर सीखने सिखाने में इस्तेमाल कर सकेंगे। अब बहुत सारे कहानी, कविता, लोकगीत, लोक कथा इत्यादि को इकट्ठा करके हम सीखने सिखाने में इस्तेमाल कर सकते हैं एक शिक्षक के रूप में। ठीक है। दूसरा कह रहा है अलग अलग सामग्रियों पर नए नए तरह के अभ्यास बनाने की समझ बना पाएंगे। अब यहाँ पर कहा गया है कि अलग अलग सामग्रियों से, है ना, नए नए तरह के अभ्यास की समझ बना पाएंगे कि किस प्रकार हम अलग अलग सामग्रियों के माध्यम से बच्चों को नए नए अभ्यास के मौके उपलब्ध करा सकेंगे। नेक्स्ट है अभ्यास कैसे हो पर समझ बना पाएंगे, अर्थात बच्चे कैसे अभ्यास से सीखते हैं के बारे में समझ बना पाएंगे। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में बाहर की सामग्रियों से भी बच्चों में भाषाई कौशलों का विकास करने में सहायक है पर समझ बना पाएंगे। पाठ्य पुस्तक की बाहर अर्थात पाठ्य पुस्तक में जो पुस्तकें हैं पढ़ते हैं, इनके अलावा और अन्य पुस्तकों के माध्यम से बच्चों के अंदर कौशलों का विकास कर पाएंगे के पर समझ बना पाएंगे। तो ये हो गया 4 उद्देश्य। आइए हम कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हम बच्चों को पढ़ाते हैं। शीर्षक है आम। मुझे बहुत भाते हैं नानी मीठे मीठे आम, भर डलिया तू मुझे खिला दे लूंगा तेरा नाम। बहुत बड़ी है बगिया तेरी छोटा मेरा पेट, और पेट से भी छोटा है मेरे मुंह का गेट। घबरा मत ना खा पाऊं मैं बगिया भर के आम, ना दे टाफी ना दे बिस्किट दे बस केवल आम। आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम, सिर्फ एक दिन को कर दे सब बगिया मेरे नाम। तो यह है एक छोटी सी रचना जो बच्चों के लिए चुना गया है कि किस प्रकार एक छोटी सी बच्ची, है ना, अपनी नानी से आम की फरमाइश कर रही है ना, और कह रही है कि घबरा मत तू, क्योंकि मैं कुछ ही आम खाऊंगा लेकिन मुझे एक दिन के लिए यह पूरा बगीचा मेरे नाम कर दो। इस प्रकार से वह बोल रही है। तो आइए हम क्या क्या इनसे संबंधित हम गतिविधियां करा सकते हैं और बच्चों को प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला है यदि तुम्हें डालियां भर कर आम दे दी जाए तो तुम क्या करोगे। कहने का तात्पर्य है कि हम बच्चों से यह प्रश्न करेंगे, है ना, अगर हम प्रश्न करेंगे कि अगर तुम्हें एक भर डलिया आम कर दे दी जाए तो क्या करोगे। तो सीधी सी बात है, बच्चे बोलेंगे खाएंगे, बहुत मजा आता है। इस प्रकार से आम के अलावा कौन कौन से फल तुम्हें अच्छे लगते हैं, तो आम के अलावा और कौन कौन से फल तुम्हें अच्छे लगते हैं, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो बच्चे जिन जिन फलों का उपभोग किए होंगे या खाए होंगे तो उन फलों के नाम अवश्य ही बता पाएंगे। नेक्स्ट है तुम अपने घर में बोली जाने वाली भाषा में आम को क्या कहते हो, है ना। अब देखिए हर राज्य की अपनी अपनी बोली भाषाएं होती हैं,
तो घर में बोली जाने वाली भाषा में आम को क्या कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? आम। तो इस प्रकार बच्चे अपने से बोलेंगे। नेक्स्ट आइए, अगर तुम्हें एक दिन के लिए आम की बगिया मिल जाए तो तुम क्या करोगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर हमें एक दिन के लिए आम की बगिया मिल जाता है तो हम क्या करेंगे? ठीक उसी प्रकार बच्चे क्या करेंगे? क्या आम तोड़कर खाएंगे, आम को बेचेंगे, आम की अचार बनाएंगे या आम की और अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाएंगे? इस पर बहुत सारे बातें हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न हम बच्चों को पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, आम फलों का राजा है तो अंगूर क्या है? अंगूर क्या है? फिर कहा है कौन किससे छोटा है? आंख, कान, नाक। आइए हम इसी पर वो करते हैं, बातचीत करते हैं, कौन किससे छोटा है। इस चर्चा में हर बच्चे की प्रतिक्रिया अपनी कल्पना तथा रुचि के अनुसार अलग अलग होगी, है ना। जो आंख, नाक, कान, नाक, तीन यहाँ पर है। इसमें से कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किससे बड़ा है, एक निश्चित क्रम में क्या करना है? हमें जमाना है। तो आइए, जो बच्चे चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे हो उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि वह अपनी बात सही ढंग से कह सके। अब देखिए, यह गतिविधि बहुत ही मजेदार है। इसलिए मजेदार है कि हम किसको छोटा कहें, किसको बड़ा कहें, यह समझने वाली बात है ना। कि आंख छोटा है कि कान बड़ा है, नाक छोटा है या बड़ा है ना। इस प्रकार से हम एक निश्चित क्रम में रखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे अपने अपने समझ के आधार पर बोलेंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। आइए, कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं, तुम अपने घर में बोली जाने वाली भाषा में आम को क्या कहती हो? इस प्रकार के चर्चाओं से जहां बच्चों की झिझक दूर होगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वही बच्चे एक ही शब्द को कई अन्य भाषाओं में भी जानेंगे। दूसरी भाषाओं के प्रति अपनेपन तथा सम्मान की भावना उनके हृदय में जगेगी। इसके पहले हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि बहुभाषिता, बहुभाषिता अर्थात बहुत सी भाषाओं को जानना। जिस प्रकार कक्षा में बहुभाषी बच्चे बैठे होते हैं तो उनकी भाषाओं के कुछ कुछ शब्दों को हम जानते हैं या सीख जाते हैं, जिनसे उनकी संस्कृति से हम रूबरू होते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर एक भाषा में आम को, हिंदी भाषा में आम को आम कहते हैं तो अन्य भाषाओं में क्या कहते हैं। इस प्रकार अन्य संस्कृति के बच्चों द्वारा बोली जाने वाली आम के बारे में जो भाषा है उनके बारे में जान सकेंगे। तो यह हो गया आपका सोचने वाली बात। आइए और हम कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब कुछ प्रश्न आपके लिए है। आपके अनुसार यह कविता किस कक्षा के बच्चों के लिए उपयुक्त होगी, है ना। पहली के लिए उपयुक्त होगी कि दूसरी के लिए कि तीसरी के लिए, चौथी, पांचवी के लिए? आइए, आप भी कम से कम 2 अभ्यास इस कविता पर बनाइए। तो आइए हम कविता की ओर चलते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यम राजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों का रह न गया कुछ जोश। फिर उनको कुछ हिम्मत आई देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे को तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर,
झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली, जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले लो, कलम और कागज तो ले जा, अरे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो यह एक छोटी सी कविता है जिसमें एक चित्रकार जंगल में क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है। तभी अचानक से एक शेर जंगल में उनके पास आ जाता है। आने के बाद वह पर बैठ जाता है, लेकिन उस समय चित्रकार को कुछ सूझता नहीं है। तभी चित्रकार कहता है कि आपका मैं चित्र बना दूं। तो इसके लिए वह तैयार हो जाता है। तो पहले सामने वाला चित्र बनाता है, फिर चित्रकार कहता है आप थोड़ा पीछे हो जाइए, आपका पीछे वाला भी चित्र बनाना है। तो इस प्रकार वह राजी हो जाता है। और वो कहाँ चित्र बनाता है ना, चित्र बनाने का नाटक करके वह नदी की ओर चला गया और नदी के पास नाव था, बांस को खेने लगा और आने लगा। तभी वह जंगल का राजा शेर कहता है, अरे मूर्ख, अपनी ये चित्रकार पेन कलम ब्रश ये सब तो ले जाओ। तो वो कहता है नहीं नहीं, इसे आप ही रखिए और आप चित्रकला का अभ्यास करिए। इस प्रकार से इस कविता में कहते हैं। तो आइए इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन्हीं के बारे में जानते हैं। इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो अगर हम कहानी अच्छे से कविता अच्छे से पढ़ेंगे, इनके बारे में जानकारी हुआ होगा, तो हम आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं। फिर कह रहा है, शेर को देखकर चित्रकार का जो हाल हुआ वह कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है ना। शेर को देखकर उस चित्रकार का क्या हाल हुआ होगा, तो कविता के किन पंक्तियों में झलकता है उनको लिखना है। फिर आइए नेक्स्ट, इस कविता के लिए एक शीर्षक और दें, है ना। तो यह क्या है, चित्रकार है, ठीक है, चित्रकार शीर्षक है। तो शेर और चित्रकार, है ना, शेर की क्या है, चित्रकारी, शेर की चित्रकारी, या शेर पर शेर का कुछ और है। इस प्रकार से हम उसके बारे में शीर्षक दे सकते हैं। कविता में शेर के लिए दो नामों का प्रयोग किया गया है, इन दो नामों को छांट कर लिखिए। एक तो शेर कहा गया है, एक जंगल का सरदार। उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। इस कविता में शेर की जगह अगर शेरनी आई होती तो कवि इन दो लाइनों को किस प्रकार लिखता, ठीक है। अब सोचिए, यहाँ पर शेर की जगह शेरनी आई होती तो उसके लिए कौन से दो लाइन होता इसकी जगह, तो लगभग यही होता। कविता में कई समान आवाज वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे चित्र मित्र। कविता में आए ऐसी कम से कम 4 शब्द जोड़ियों को लिखिए। तो कविता को देख करके हम इसके बारे में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है, तुम भी कभी किसी मुसीबत में फंसे होंगे तो तुम बताओ कि इस मुसीबत से कैसे निकले, है ना। हम भी ऐसे शेर का सामना तो नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जिनका सामना हमसे हुआ है ना। तो हम उस समस्या से, उस परेशानी से कैसे बचे हैं, अपने शब्दों में उसके बारे में लिखना है। तो इस प्रकार हम बच्चों को प्यार से कविता को सुना करके हम उनके बारे में प्रश्न करेंगे। प्रश्न करने से बच्चे अवश्य ही बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, वह कौन कौन से उनके उत्तर होंगे, इसके बारे में आसानी से बता पाएंगे। तो आइए हम और एक कविता की ओर चलते हैं। मजे की बात। सुनो मजे की बात भैया, सुनो मजे की बात, हाथी दादा दबा रहे हैं चींटी जी के पांव, चूहे जी के डर से भागी बिल्ली अपने गांव, नए दौर की नई निराली देखो यह सौगात, रौब जमाता फिरता सब पर नन्हा सा खरगोश,
चेता सामा हुआ खड़ा है, भूला अपने होश। बाघ गंवा कर सारी ताकत दिखा रहा अब दांत। भालू गीदड़ चार लोमड़ी लगड़ रहे हैं नाक। खुलकर उड़ा रहे गधे जी उनका खूब मजाक। एक छछूंदर दुनिया भर में मचा रही उत्पात। ये एक कविता है और इनसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों को पूछ करके हम बच्चों के अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, जो बच्चों के अंदर समझ विकसित हुआ है, हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। और शिक्षा का परिभाषा भी यही कहता है कि मनुष्य के अंदर जो कुछ भी श्रेष्ठ है उनको बाहर निकालना ही शिक्षा है ना। तो इस प्रकार अगर बच्चे ध्यान से उनको सुने रहेंगे और हम उनसे प्रश्न करेंगे तो वह अपने से अपने आप बाहर निकलते जाएगा, अर्थात वह समझ के अनुसार बोलेगा। इस प्रकार यह हो गया आपका हिंदी शिक्षण। आइए नेक्स्ट।